गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों और मेरे छात्र छात्राओं। मित्रों, लॉकडाउन और कोरोना एपिडेमिक के इन्फेक्शन के कारण पठन पाठन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आगे का सिचुएशन क्या होगा, हमारा एग्जाम 12th का कब लिया जाएगा, इसके बारे में फिगर अभी क्लियर नहीं है। इस वजह से और चूंकि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं यह वीडियो यूट्यूब पर है और यूट्यूब को देखने वाले अलग अलग मोटो को लिए हुए स्टूडेंट्स होते हैं। अनेक बच्चे कॉम्पिटिटिव होते हैं, अनेक बच्चे नीट का एग्जाम फेस करने वाले होते हैं। तो उनके रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके ही वीडियो बनाया जाता है, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में रहता है और पैटर्न जो होता है पढ़ाई का काफी लंबा हो जाता है। यही कारण है कि अभी तक आपका सिलेबस काफी पीछे जा रहा है। इसलिए हम सिलेबस को थोड़ा संक्षेप करने जा रहे हैं और कोरोना का जो ये संक्रमण है, इस संक्रमण की वजह से पता नहीं कि एग्जाम कब लिया जाएगा, फरवरी में एग्जाम लिया जाएगा या एग्जाम एक्सटेंड रहेगा, ये कह पाना मुश्किल है। अगर एग्जाम फरवरी में लिया जाता है तो मेरा ये दायित्व बन जाता है कि आप लोगों को उसके पहले पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दें। इस वजह से बहुत सारे टॉपिक को हम आप अभी यूट्यूब पर अपलोड कर पाने में अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे हैं। हम उसको न्यूक्लियर फॉर्म में अलग वीडियो के रूप में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन जब भी कोई वीडियो हम पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक हम पढ़ाते हैं, तो उस टॉपिक में बहुत सारी चीजों को कोरिलेट करके बताया जाता है। वहां से आप कॉन्सेप्ट अपना प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के आधार पर अपने आंसर को आप लिख सकते हैं। तो जो टॉपिक मेरा छूट जाएगा वह मैं आपको सिलेबस समाप्त हो जाने के बाद आगे के सिचुएशन को देखते हुए मैं भविष्य में अपलोड वीडियो करूंगा। इन वजहों से जो परेशानियां मेरे प्रिय मित्रों को हो रही है, मेरे स्टूडेंट्स को हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि सिलेबस बहुत ज्यादा छोटा किया जा रहा है। सिलेबस खुद एनसीईआरटी का रिकमेंडेशन है, एनसीईआरटी का ऐसा गाइडलाइन है कि इस बार बहुत जगह सिलेबस को छोटा किया गया है। तो उन गाइडलाइनों को ध्यान में रख करके पढ़ाना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं यह प्रथम यूनिट का ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित अंतिम टॉपिक है, जिसे हम लोग फीमेल गैमिट फॉर्मेशन या फीमेल गैमिटोजेनेसिस, जिसे हम लोग हिंदी में मादा युग्मक जनन या मादा युग्मक निर्माण के नाम से जानते हैं, या इसे ओजेनेसिस अर्थात अंडाणु जनन भी कहते हैं। मैं आज ये टॉपिक आपको लेकर आया हूं। इसके बाद रिप्रोडक्शन से संबंधित टॉपिक मेरा समाप्त हो जाएगा और अगले वीडियो में मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ाऊंगा। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैं आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंसी स्टेरिलिटी किन कारणों से स्त्री में या पुरुष में होती है, पुरुष या स्त्री किस कारण से नपुंसक हो जाते हैं या बांझ हो जाते हैं, वो संतान उत्पन्न करने में असक्षम हो जाते हैं। उसका कौन कौन सा लेवल होता है, कौन कौन से कारण होते हैं और किन वजहों से ये कारण उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से हमारे अंदर बहुत सारे जो ब्लाइंड बिलीफ आ गए हैं, अंधविश्वास आ गई हैं, उन अंधविश्वासों को हम दूर कर सकते हैं। और अगर कोई दंपति संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए कौन सा टेक्निक वो अपना सकता है, परख नली शिशु क्या होते हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको एसटीडी अर्थात सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताऊंगा। ये मेरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित चैप्टर का टॉपिक होगा। आज मेरे और आपके बीच ओजेनेसिस अर्थात अंडाणु जनन का टॉपिक उपस्थित है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है, मैंने यहां लिखा है ओजेनेसिस इन ह्यूमन फीमेल बॉडी अर्थात मानव स्त्री शरीर में अंडाणु जनन। अगर कोई आपसे पूछता है कि अंडाणु जनन किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा अंडाणु जनन युग्मक निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसमें
मादा युग्मक अर्थात ओवम का निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है। यह निर्माण फीमेल गैमेटोजेनेसिस भी कहलाता है। यह वैसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत अंडाशय के जर्मिनल एपिथेलियम लेयर के प्राइमरी जर्म सेल से फर्टिलाइज्ड ओवम अर्थात ओटिड बनने की क्रिया होती है। इसे ही हम लोग अंडाणु जनन या अंडजनन या ओजेनेसिस या फीमेल गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा कि अंडाणु जनन की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण मल्टीप्लिकेटिव फेज जिसे गुणन प्रावस्था कहते हैं। द्वितीय चरण ग्रोथ फेज जिसे वृद्धि प्रावस्था कहते हैं और तृतीय चरण मैचुरेशन फेज अर्थात परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। इन 3 फेजों में यह क्रिया पूरी होती है। इसके बाद आप लिखेंगे कि oogenesis की क्रिया एक कन्या के जन्म लेने से पहले ही माता के गर्भ में शुरू हो जाती है, लेकिन यह क्रिया पूरी तब होती है जबकि वह कन्या जन्म ले ली, यौवन अवस्था को प्राप्त कर ली और प्राप्त करने के बाद जब वह किसी पुरुष के साथ संगम करती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है और इंटरकोर्स के द्वारा जब स्पर्म और सेकेंडरी ओसाइट दोनों अंडवाहिनी नली में मिलते हैं, तब जाकर वो जेनेसिस की क्रिया पूरी होती है। बिना निषेचन किए, बिना पुरुष के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स और स्पर्म एवं सेकेंडरी ओसाइट्स के फर्टिलाइजेशन हुए वो जेनेसिस की क्रिया, अंडाणु जनन की क्रिया कभी संपन्न नहीं होती। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही बारीक बात मैंने आपको बताया है, जो बहुत सारे वीडियोज में, बहुत सारे बुक्स में आपको क्लियर नहीं किया गया है। वहां सीधे बतला दिया है कि अंडाशय से अंडाणु निर्माण की क्रिया को हम लोग अंडाणु जनन कहते हैं, जो कि 3 प्रावस्थाओं में इस प्रकार से पूरी होती है। ठीक है, अब देखिए कि किस प्रकार से क्रिया हो रही है, उसको मैंने अलग अलग लेवल पर आपको समझाने का प्रयास किया है। प्रथम देखिए, यहां मैंने आपको लिखा है यहां तक, है ना, मैचुरेशन फेज से पहले तक। मैचुरेशन फेज से पहले तक की जो क्रिया हो रही है, यानी 2 अवस्थाएं जो हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव फेज और ग्रोथ फेज, वह जन्म लेने से पहले हो रहा है। जन्म लेने से पहले आपका मल्टीप्लिकेटिव फेज भी हो जाएगा और ग्रोथ फेज भी हो जाएगा, लेकिन मैचुरेशन फेज जो होता है वो जन्म लेने के बाद होता है। एक बात तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज को हम लोग देखेंगे कि जन्म लेने के बाद की जो क्रियाएं हो रही है, वो जन्म लेने के बाद कौन कौन सी क्रियाएं होंगी। जन्म लेने के बाद ओवुलेशन का काम होगा और फर्टिलाइजेशन का काम होगा, यानी अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलेंगे, ये हो गया ओवुलेशन। और वह अंडाणु निकला और निकल करके बिना निषेचन कर ले रह गया, तब तो आपको अंडाणु जनन की क्रिया कंप्लीट नहीं हुई। तब तो वैसे कंडीशन में अंडाणु निर्माण नहीं हुआ, वह सेकेंडरी ओसाइड ही बनकर के रह गया। और सेकेंडरी ओसाइड जब निषेचन नहीं किया तो अगले बार जब एमसी होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, तो उस दौरान जो है वह सेकेंडरी ओसाइड ब्लड के साथ क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। लेकिन अगर ओवुलेशन हो गया, सेकेंडरी ओसाइड रिलीज हो गया, वह अंडवाहिनी नली में पहुंचा और अंडवाहिनी नली में पहुंचने के बाद उसे स्पर्म के साथ फ्यूज होने का मौका मिल गया, पेनिट्रेट होने का मौका मिल गया, मिलने का, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिल गया। तब ऐसे कंडीशन में सेकेंडरी ओसाइड जो है वह निषेचन करने के बाद क्या बन जाएगा, ओवम में कन्वर्ट कर जाएगा, जिसे हम लोग ओटिड कहेंगे। ओटिड का निर्माण वो कर देगा, एग का निर्माण वो कर देगा। तो इस प्रकार से क्रिया होती है। तो ये अलग लेवल्स पर मैंने आपको समझाया, जो कि ग्रीन कलर से यहाँ इंडिकेट है। ब्लू कलर से मैंने आपको दिखलाया कि मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, जिसको माइटोटिक कहते हैं। माइटोटिक डिवीजन बोलिए या माइटोसिस बोलिए। और तीसरा मैचुरेशन फेज में मैंने आपको क्या बताया कि मियोसिस हो रहा है, यानी अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन में हम लोग ये भी जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में बटा हुआ होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड।
ठीक है। मियोसिस फर्स्ट भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी चीजों में बटा हुआ होता है। अब ये जो मियोसिस फर्स्ट है ये अरेस्टिंग फॉर्म में भी होता है। यानी अरेस्ट का मतलब क्या हो गया, अगर आपको कहीं सुनते होंगे किसी पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, यानी उसको कस्टडी में ले लिया, तो जब उसको कस्टडी में ले लिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसके शैक्षणिक कार्यकलाप पर प्रतिबंध लग जाता है। हाँ, जीने का अधिकार उसको है, जीवन के लिए जो चीज जरूरी चाहिए जिससे वो पर्सनल अपना जीवन को बचा सके, जो उसके शरीर का सिस्टम चलता है, भोजन लेना, श्वसन करना, चलन करना, ये सारी क्रियाएं उसमें होंगी। लेकिन जो सोशल एक्टिविटीज होता है, जो फैमिलियर एक्टिविटीज होता है, जो उसके सक्रिय क्रियाएं समाज के प्रति होती है, परिवार के प्रति, उन सक्रिय क्रियाओं पर क्या लग जाता है, प्रतिबंध लग जाता है। इसे ही तो हम लोग कस्टडी कहते हैं, अरेस्ट कहते हैं। यही बात यहां भी होता है। यहां अरेस्टिंग फॉर्म में जो आपका विभाजन की जिस अवस्था में आकर के यह जो स्ट्रक्चर रुका हुआ है, वह स्ट्रक्चर आगे विभाजन तभी करेगा जबकि उसको उसका अरेस्टिंग फॉर्म से फ्री किया जाएगा, अरेस्टिंग फॉर्म का ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा, किसी खास जो उसका केस है, कंडीशन, जो शर्त है, उन शर्तों को वो पूरा करेगा, फुलफिल करेगा। तो जब शर्त को पूरा करेगा तभी जाकर के जो है वह अगले डिवीजन के लेवल पर पहुंचेगा। तो देखिए अब मैंने यहां पर आपको फ्लो चार्ट में कुछ गोलाकार स्ट्रक्चर के रूप में और साथ ही साथ लेवल करके बहुत सारी बातों को समझाने का कार्य किया है। सबसे पहले यहां देखिए गोलाकार जो डायग्राम है, ये क्या है, प्राइमरी जर्म सेल है जिसको हम पीजीसी कहते हैं। पीजीसी 1 महीने का जब भ्रूण रहता है, भ्रूण जब भी मैं बोलूं, एम्ब्रियोनिक स्टेज जब भी बोलूं तो एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब हो गया जन्म से पहले का अवस्था, जन्म से पहले की सारी क्रियाएं हो रही है। तो जन्म से पहले जब 1 महीने का भ्रूण रहता है तो प्रत्येक अंडाशय में 1500 से 2000 तक क्या बन जाते हैं, पीजीसी, प्राइमरी जर्म सेल बन जाते हैं। ये बार बार विभाजन करके यानी मल्टीप्लीकेशन करके क्या बना देते हैं, आपको 7 से 8 लाख वो गोनियां बना देते हैं। यानी 1500 से संख्या बढ़ के कितना हो जाती है, 7 से 8 लाख वो गोनियां निर्माण हो जाता है। और ये सारे वो गोनियां जो बनते हैं वो समसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। तो जब समसूत्री विभाजन के द्वारा बन रहा है तो इन वो गोनिया में, इन स्ट्रक्चर्स में आपको क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये गोनिया क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और इसमें आपका जो डीएनए होता है वह भी डबल मात्रा में होता है। ठीक है, यहां पर देखिए कि आपका जो इतने सारे 7 से 8 लाख वो गोनियां बने हैं, ये सभी के सभी वो गोनियां आगे के चरण में प्रवेश नहीं करते, आगे के प्रोसेस में नहीं जाते। अधिकांश वो गोनियां जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। ये कब हो रहा है, 4 से 5 महीने में ही प्रथम एट्रेसिया हो रहा है, जिसके दौरान जो 7 से 8 लाख वो गोनियां बना था उसमें से लाखों की संख्या में वो गोनियां क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब 5 महीने से आगे का भ्रूण ये अवस्था चलेगा और 9 महीना का अवस्था को प्राप्त करेगा, यानी अब वह भ्रूण पूर्णतः फीटल स्टेज में चला गया है, नवजात शिशु के जन्म का समय आ चुका है, यानी 9 महीने का समय आ चुका है। उस समय ये 9 लाख जो वो गोनिया था वह घट करके आपका कितना रह जाएगा, प्रत्येक ओवरी में, प्रत्येक अंडाशय में 2 लाख बचेगा। तो ये जो 2 लाख बच रहा है, पहले बार तो यहां पर एट्रेसिया हुआ, दूसरे बार भी यहां एट्रेसिया होगा, तो 2 लाख आपका बच गया प्रत्येक ओवरी में। ठीक है, एक चीज ये देख रहे हैं। इसके बाद आप इस ओर आइए, प्राइमरी जर्म सेल जब विभाजन करता है तो ढेर सारे क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड वो गोनिया बनाते हैं विथ डबल मास डीएनए के साथ। इनमें से प्रत्येक जो ओगोनिया होता है वो विभाजन नहीं करता, बहुत सारे ओगोनिया समाप्त हो चुके होते हैं। अब कुछ ओगोनिया जो होते हैं लाख की संख्या, वो क्या करते हैं, विभाजन आगे करते हैं। तो जब विभाजन कर रहे होते हैं तो उन दौरान विभाजन में इसकी संख्या नहीं बढ़ती, इनका क्या होता है, विभाजन होने के दौरान ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, अपने आप में वृद्धि करता है, वो वृद्धि प्रावस्था कहलाता है, ग्रोथ फेज कहलाता है। और इस ग्रोथ फेज में क्या होगा, एक जो ओगोनिया को मैंने प्राइमरी फॉलिकल्स माना था, वह प्राइमरी फॉलिकल्स अपने आप की स्ट्रक्चर में, अपने आप के शेप में वृद्धि कर देता है, और वृद्धि करके बना क्या देगा, प्राइमरी ओसाइट बना देगा। ये जो प्राइमरी ओसाइट बन रहा है, ये काला वाला जो डायग्राम मैंने दिखलाया है, ये प्राइमरी ओसाइट है। प्राइमरी ओसाइट के ऊपर में जो मैंने ये
आपको स्पाइरल स्ट्रक्चर जो किया है, ये स्पाइरल स्ट्रक्चर ग्रेनुलोसा सेल का है, जो सिंगल लेयर का है, एक लेयर का बना हुआ, एक स्तर का बना हुआ ग्रेनुलोसा सेल। तो एक स्तर का ग्रेनुलोसा सेल और ये प्राइमरी ओसाइट, ये दोनों मिलकर कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल, या इसको बोलते हैं पीएफ, जिसकी संख्या कितनी होती है 60,000 से 80,000। ये कब है 60,000 से 80,000? जब वह बच्चा जन्म लेने का समय प्राप्त कर लिया, यानी 9 महीने का हो गया, वो डिलीवरी करेगा, तो डिलीवरी के समय उसमें अब कितने बच जाते हैं? 60,000 से 80,000 बच जाते हैं। ठीक है, क्या बच जाते हैं? प्राइमरी ओसाइट बच जाते हैं। अब देखिए, ये 60,000 से जो 80,000 प्राइमरी ओसाइट बच रहा है, इस 60,000 से 80,000 ओसाइट के सभी जनन की क्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि यहाँ पर सेकेंड फॉलिकुलर एट्रेसिया होगा। सेकेंड फॉलिकुलर एट्रेसिया होने की वजह से इसमें से भी हजारों की संख्या में क्या हो जाएंगे? आपको प्राइमरी ओसाइट समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। ग्रोथ अवस्था में एक हमने प्राइमरी ओसाइट को दिखलाया है। ये प्राइमरी ओसाइट अब जब बच्चा डिलीवर, ये 60,000 से 80,000 प्राइमरी ओसाइट बने। ये प्राइमरी ओसाइट आपको कब बने? बच्चे के जन्म लेने से पहले, डिलीवरी का जब वक्त था उस समय तक इसमें 60,000 से 80,000। अब बच्चा क्या हो गया? डिलीवर हो गया, बच्चा जन्म ले। जब वह बच्ची जन्म ले ली, तो जन्म लेने के तुरंत बाद वो रिप्रोडक्शन नहीं करने लग जाएगी, या उसमें निषेचन का रिप्रोडक्शन का आगे का प्रोसेस शुरू नहीं हो जाएगा। उसके लिए उसको इंतजार करना पड़ेगा अपना यौवन अवस्था का। यौवन अवस्था कब आता है स्त्रियों में? 11 से 13 वर्ष। लेकिन 11 से 13 वर्ष के बीच में भी उसकी जो प्राइमरी ओसाइट है, वो प्राइमरी ओसाइट क्या करेंगे? बार बार विभाजन कर रहे होंगे। तो जो बार बार विभाजन कर रहे होंगे, तो विभाजन के दौरान उनकी संख्या जो बढ़ रही है, वो संख्या बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं? प्राइमरी ओसाइट्स क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। जब वह 11 वर्ष का प्राप्त कर लिया, तो 11 वर्ष का प्राप्त करने के बाद उसमें क्या होगा? जो प्रत्येक ओवरी है, उस प्रत्येक ओवरी के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन चल रहा होगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन चल रहा होगा। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान प्राइमरी ओसाइट बदल जाएंगे क्या चीज में? सेकेंडरी ओसाइट। और ये जो सेकेंडरी ओसाइट जब बनाएगा, तो साथ ही साथ चूंकि ये विभाजन जब कर रहा है, तो विभाजन के दौरान इसमें कैसा विभाजन हो रहा है? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जब प्राइमरी ओसाइट में होगा, तो एक तो बनेंगे सेकेंडरी ओसाइट और एक बनेंगे प्रथम पोलर बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं पोलोसाइट। ये प्रथम पोलर बॉडी, जिसको ध्रुवीय काय कहते हैं या ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, या प्रथम ध्रुवीय कोशिका डिजनरेट हो जाती है, लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और ये सेकेंडरी जो ओसाइट है, ये सेकेंडरी ओसाइट कहां मौजूद रहेंगे? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर प्रथम मियोटिक डिवीजन में। लेकिन प्रथम मियोटिक डिवीजन को ये पूरा नहीं किए हुए रहते, बल्कि मियोटिक डिवीजन के लेप्टोटीन से डिप्लोटीन अवस्था में बीच बीच में क्या करेंगे? अरेस्ट फॉर्म में रहेंगे, यानी विभाजन की अगले अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे। कुछ शर्तों को पूरा करेंगे तब अगले अवस्था में जाएंगे, कुछ शर्तों को पूरा करेंगे तब अगले अवस्था में जाएंगे। तो शर्त को जैसे से पूरा करते हैं, वैसे वैसे अगले अवस्था में जाते हैं। इसलिए मैंने लिखा है अरेस्टिंग फॉर्म लेप्टोटीन टू डिप्लोटीन इन प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन से डिप्लोटीन अवस्था तक क्या चलता है? आपका वो साइड जो होता है सेकेंडरी ओसाइट, वह अरेस्ट फॉर्म का कंडीशन को पूरा करता है। ये सब क्रियाएं कहां हो रही हैं मित्रों? ये क्रियाएं आपको हो रही हैं अंडाशय के अंदर। अब ये अंडाशय जब 9 महीना, जब स्त्री ने 11 से 13 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर लिया, यानी प्यूबर्टी के स्टेज को प्राप्त कर लिया, एडोलसेंस के स्टेज को प्राप्त कर लिया, तरुण अवस्था यौवन अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो स्त्री क्या करेगी? वह स्त्री में अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होगा, जिसको पीरियड कहते हैं, मेंस कहते हैं। तो जब वो मेंस पीरियड का समय आएगा, जो कि 28 दिन के अंतराल पर हर महीना चलते रहता है, तो उस पीरियड के दौरान वो क्या करेगा? ओवुलेशन के दौरान, अभी पीरियड से पहले क्या करेगा? वो जो है उसके अंडाशय से ओवुलेशन की क्रिया होगी। ओवुलेशन की क्रिया होगी तो अंडाशय से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा, बाहर निकलेगा। किस फॉर्म में? सेकेंडरी ओसाइट्स के फॉर्म में। और इसे कौन ग्रहण कर लेगा? फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नली। अंडवाहिनी नली में जब ये जाएगा, तो वहां पहुंचने के बाद यह अपना प्रथम मियोटिक डिवीजन भी पूरा कर लेगा, और साथ ही साथ सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन में भी आगे
बढ़ जाएगा। यानी प्रथम मियोटिक स्टेज तो पूरा हो ही गया। कब पूरा हो गया? अंडाशय से निकलने और अंडवाहिनी नली में पहुंचने के दौरान मियोटिक फर्स्ट डिवीजन पूरा हो गया। साथ ही साथ मियोटिक सेकेंड डिवीजन शुरू हो गया। लेकिन मियोटिक सेकेंड डिवीजन अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन भी जो है वो पूर्ण अपनी स्थिति को नहीं करेगा, वह भी आपको मेटाफेज सेकेंड में रुका हुआ रहेगा। मेटाफेज सेकेंड और उसके आगे का जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन की चरणें होती, अवस्थाएं होती, वो कब पूरी होगी? जब सेकेंडरी ओसाइट फिर विभाजन करेगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा तो क्या होगा? ये सेकेंडरी ओसाइट ही रह गया और साथ ही साथ सेकेंड पोलर बॉडी बना दिया, द्वितीय ध्रुवीय काय बना दिया। ये द्वितीय ध्रुवीय काय भी क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। पहला यहां लुप्त हुआ, दूसरा यहां लुप्त हो जाएगा। और यह सेकेंडरी ओसाइट कहां पहुंचा हुआ है? आपका अंडवाहिनी नली ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में। अगर फैलोपियन ट्यूब में ये पहुंच तो गया, लेकिन इसको अगर शुक्राणु नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा? एमसी के द्वारा शरीर से बाहर, स्त्री के शरीर से बाहर रिलीज हो जाएगा। यानी वो जेनेसिस की क्रिया को पूरा नहीं करेगा। आपका वो जेनेसिस की क्रिया पूरा होने से पहले ही माता शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर यह अंडवाहिनी में पहुंचा हुआ है सेकेंडरी ओसाइट, मियोटिक फर्स्ट, मियोटिक सेकेंड स्टेज के मेटाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज सेकेंड में ये रुका हुआ है, तो वैसे अवस्था में अगर वह स्त्री किसी पुरुष के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, रिलेशंस बनाती है, और उस रिलेशन द्वारा जो स्पर्म पुरुष के शरीर से निकलता है और स्त्री के शरीर में पहुंचता है, स्त्री के शरीर में पहुंचने के बाद जब वह अंडवाहिनी ओविडक्ट में पहुंचता है और वहां जाने के बाद जब वह सेकेंडरी ओसाइट के संपर्क में आता है, सेकेंडरी ओसाइट के ग्रेनुलोसा सेल को भेद करके अंदर वो शुक्राणु चला जाता है, स्पर्म चला जाता है, तब मियोटिक सेकेंड अपने अरेस्टिंग स्टेज को आगे बढ़ाती है। यानी अरेस्टिंग स्टेज उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका टूट जाता है। अब वह मेटाफेज, अब वह जो है मियोसिस सेकेंड की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करेगा और यहां पर जाकर के अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय संपन्न होगा। और जब सेकेंडरी ओसाइट से स्पर्म मिलेंगे तभी सेकेंडरी ओसाइट जो है ओवम में चेंज करेगा, जिसे हम लोग ओटिड कहते हैं, जिसे हम लोग अंडाणु कहते हैं। ठीक है? और यह अंडाणु ही फर्टिलाइज जायगोट कहलाता है, जिसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज से आगे आप लोग जानते हैं कि युग्मनज से आगे मोरुला, एम्ब्रियो, आपका फीटस, ये सारी चीजें बनती चली जाती हैं, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा शरीर में वो जेनेसिस का क्रिया संपन्न होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जन्म लेने से पहले अंडाणु जनन का कार्य शुरू हो गया, लेकिन अंडाणु जनन का कार्य संपन्न कब होगा? जब वह स्त्री जन्म ले ली और पुरुष के साथ संगम की, संगम के फलस्वरूप पुरुष के शरीर से शुक्राणु निकला, स्त्री के शरीर में पहुंचा और वह जाकर के द्वितीयक अंडकोशिका सेकेंडरी ओसाइट के साथ निषेचन किया, तब जाकर के वो जेनेसिस क्रिया पूरी होती है। क्योंकि वो जेनेसिस की क्रिया के तहत अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है, और ओवम का निर्माण तभी होगा जबकि सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म के साथ निषेचन करने का अवसर मिलेगा, तभी वह जाकर के आपको ओवम में बदल पाएगा। और इस प्रकार से मैच्योरेशन फेज पूरा होता है। इस तरह से आज मैंने आपको बतलाया कि अंडाणु जनन स्त्रियों में कैसे होता है। मेरा मानना है मित्रों कि जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है आप समझ गए होंगे। आप इसे पार्ट बाय पार्ट करके लिख लीजिएगा। अगर आपके पास बुक अवेलेबल होगा तो उसका भी आप सहायता ले सकते हैं। और अगले वीडियो में मैंने जैसे आपको बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मैं लेकर के आऊंगा, और अब मेरा क्लास थोड़ा फास्ट चलेगा, इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें और वीडियो को कृपया स्केप करके नहीं देखें, क्योंकि स्केप करके देखने से बहुत सारी परेशानी आ जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर जो लिखा हुआ बोर्ड पर है वह हमको बहुत छोटा छोटा रहता है, दिखाई नहीं देता है। तो इसका वजह यह है क्योंकि बायोलॉजी में इतनी सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं कि मैं बड़ा बड़ा अक्षर में लिखूंगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। साथ ही साथ डायग्राम जब मैं बनाता हूं तो डायग्राम में इतनी सारी चीजें मेंशन रहती हैं, लेबलिंग की ओर आता है कि इतना बड़ा बोर्ड होने के बाद भी
उनको दर्शा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बड़ा-बड़ा अक्षर में लिखूंगा तो इन सारी बातों को मैं कैसे बोर्ड पर दर्शा पाऊंगा? तो इन उलझनों को, समस्याओं को आप समझिए। किताब में भी आप देखते होंगे छोटा डायग्राम अगर आपका पेज पर बनाया है तो कितने छोटे-छोटे अक्षरों में लिखा हुआ रहता है। बशर्ते अंतर ये होता है कि आपके निकट रहता है, आप उसको जो है स्पष्ट रूप से जो है आँख के नजदीक ला करके जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आप उसको देख लेते हैं। तो कृपया जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को मैं जो लिखने वाले पॉइंट रहते हैं, जो लिखने की चीजें रहती हैं, उनका विजुअल जो है मैं कैमरा से शूट जब भी करता हूं तो बिल्कुल क्लियर करता हूं, और जब मैं लेक्चर देता हूं तो उसका विजुअल रिजोल्यूशन जो रहता है वो थोड़ा सा धुंधला हो सकता है, ताकि आपको एमबी खपत ज्यादा नहीं हो और आप कम एमबी खपत करके, कंजम करके मेरे वीडियो को वॉच कर सकें। इसलिए वीडियो को कृपया ना तो स्केप करें और ना तो वीडियो को जहां तहां से तोड़ तोड़ करके पार्ट बाई पार्ट आप देखें। वीडियो को जब भी देखें कंटिन्यू देखें, पॉज कर करके देखें, कहीं आवश्यकता पड़ जाए लिखने के लिए या समझ में कहीं दिक्कत हो तो उसको बैठ जाकर के फिर से रिवाइंड करके आप वीडियो को देखें। यही मेरा आपसे अनुरोध है, आपको कहीं कठिनाई नहीं होगा, मेरा यह मानना है। ठीक है, अगले क्लास में फिर आपसे हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप अपने आर के पंकज सर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।